हाय मेरे प्यारे बच्चा जी, आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे। और जो भी छात्र हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत जहाँ लगे तो वह कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। हम उसे अच्छे से वीडियो बना करके आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। और जो भी छात्र होंगे इस चैनल पे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा जी। और जो भी फेसबुक पे होंगे जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो को हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। जो न्यू चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चा जी, वह बायोलॉजी का है। वह बायोलॉजी का है। और बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर है सर? तो बायोलॉजी का जो चैप्टर है वह चैप्टर मेरा तीसरा है, परिवहन। जो तीसरा चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे वह परिवहन स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले दो चैप्टर अच्छे से हो चुका है मेरे प्यारे बच्चा जी। आप यूट्यूब पे जाइएगा, प्रोफाइल में जाइएगा, फिर वहाँ से प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से एक एक करके मिल जाएगा। बायोलॉजी का प्ले लिस्ट अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा। तो आप वहाँ से भी जा करके अच्छे से वीडियो को देख करके अच्छे से लिख करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट करेंगे, मीन्स परिवहन को। परिवहन को स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चा जी। तो परिवहन किसको कहेंगे, इसको समझिए। परिवहन मतलब होता है सर कि शरीर में लाभदायक, मतलब समझिएगा अच्छे से, कि शरीर में उपयोगी पदार्थों को पहुंचाना। शरीर में क्या बोले? उपयोगी पदार्थों को पहुंचाना एवं अनाउपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ये दोनों कंडीशन को ही हम लोग परिवहन कहेंगे। या दूसरा भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि किसी भी चीज को खाते हैं तो वह पाचन की क्रिया के द्वारा पूर्ण होती है। जो अवशेष बचा हुआ रहता है तो वह तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। तो उसे क्या करते हैं हम लोग? गंतव्य स्थानों तक पहुंचाते हैं। यानी कि गंतव्य स्थान मतलब होता है क्या, कि जहां यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को जिस जगह पे छोड़ दिया जाता है उसे ही गंतव्य स्थान कहते हैं। तो यही पॉइंट को पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, यही सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे परिवहन हम लोग में भी होता है, वह दो कंडीशन से होते हैं, एक होते हैं धमनी के द्वारा और एक शिरा के द्वारा। उसी प्रकार से पेड़ पौधे में भी होते हैं परिवहन मेरे प्यारे बच्चा जी। तो परिवहन जो पेड़ पौधे में होते हैं वह जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होते हैं। जाइलम जौ से जल पहुंचाने का काम करते हैं। फ्लोएम का काम होता है पेड़ पौधों में भोजन पहुंचाना। हालांकि हम दोनों पॉइंट को अच्छे से डिटेल से चर्चा करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चा जी, और यहाँ पे लिखते हुए भी चलेंगे, नहीं तो ऐसे बोलने पर थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं हम अब टॉपिक को। चलिए अब हम लोग देखते हैं परिवहन को। तो परिवहन को पहले देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, परिवहन। टॉपिक भी मेरा यही है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए हैं मेरे प्यारे बच्चा जी। यह बायोलॉजी है, बायोलॉजी स्टार्ट किए हुए हैं। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 है। और उसके बाद चैप्टर का नाम है परिवहन, इंग्लिश ट्रांसपोर्टेशन। इंग्लिश क्या मेरे प्यारे बच्चा जी? ट्रांसपोर्टेशन। इसके पहले दो चैप्टर को अच्छे से पढ़ा चुके हैं, वह प्ले लिस्ट बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां जा करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे किसको सर? परिवहन को। परिवहन किसको कहते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है कि उपयोगी पदार्थों का अनेक मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनाउपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। पदार्थों का क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। मतलब नहीं समझे सर? इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चा जी, जो परिवहन है वह जो हमारे शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में जो उपयोगी है उसको शरीर के अंदर लेके विभिन्न कोशिकाओं तक क्या करना? पहुंचना होता है। और जो मल मूत्र यानी कि मल जो होते हैं उसे गंतव्य स्थानों तक लेके जाके छोड़ना होता है। इसी की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे सर? परिवहन कहेंगे। गंतव्य का अर्थ होता है बच्चा जी जहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है, उसी स्थान को गंतव्य कहा जाता है। तो
हम लोग नित्य क्रिया के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को जो त्यागते हैं उसी स्थान को ही हम लोग क्या कहेंगे, गंतव्य स्थान कहेंगे। यानी कि सर उपयोगी पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा अनउपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। क्या सर परिवहन सिर्फ हम लोग में होगा, क्या सिर्फ जीव जंतु में होगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चा जी, ये जो परिवहन है ये परिवहन पेड़ पौधे में भी होते हैं। जो परिवहन जो है ये परिवहन पेड़ पौधे में भी होते हैं। सर किसके द्वारा होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चा जी, जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम और दूसरा फ्लोएम के द्वारा यहाँ पे परिवहन होते हैं पेड़ पौधे में। सर जाइलम से कैसे सर? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चा जी, जब पेड़ पौधे में क्या करते हैं, जल पहुंचाने का काम करते हैं। सर जल कहाँ से लाता है? तो याद रखिएगा, हालांकि जहाँ हम यहाँ पे फोटो बनाएंगे बच्चा जी पेड़ का, तो आप यहाँ से अच्छे, हम इसको पहले मिटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चा जी, तभी 2 पॉइंट को हम समझाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी अब यहाँ समझिएगा आप अच्छे से। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चा जी पेड़ बनाए हुए हैं। अब देखिए इसमें जाइलम और फ्लोएम किस तरह कार्य करते हैं। अब मान लीजिए बच्चा जी ये तो गमला है, अब गमला को हटाते हैं तो ये हो गया मेरा प्यारे बच्चा जी जड़ के द्वारा छोटा छोटा जड़ निकलता है। यानी कि एक बीच में मेन जड़ रहेगा प्यारे बच्चा जी, उसी से छोटा जड़ निकला हुआ रहेगा, उसको कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। इसको जो कहते हैं इसको मूल रोम कहते हैं। यही मूल रोम का काम होता है, ध्यान से सुना जाए बच्चा जी, यही मूल रोम का काम होता है कि जमीन से जल को अपशोषण करना। जमीन से क्या करना? जल को अपशोषण करके इस जाइलम को देना। और जाइलम का काम होता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक विभिन्न कोशिकाएं, विभिन्न पेड़ पौधे के हिस्सों तक क्या पहुंचाना होता है? जल पहुंचाना होता है, जल पहुंचाना होता है। तो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे, जो पानी यहाँ से आते हैं वो उड़ के चले जाते हैं, यानी कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पानी ऊपर की ओर जाते हैं। फिर उसके बाद पुनः क्या करते हैं, फिर यहाँ से पानी जाते हैं, फिर जाते हैं पानी, यह प्रक्रिया चलते रहते हैं, जिसके कारण पेड़ कभी भी सूखता नहीं है। अगर मान लीजिए प्यारे बच्चा जी यहाँ वाष्प उत्सर्जन की क्रिया हो गया और यहाँ से इस हिस्सा से पानी ही ऊपर नहीं गया, तब तो ये पूरा हिस्सा का क्या हो जाएगा, यह पूरा हिस्सा जो है वह सूखना शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा। और देखिए कि यह फ्लोएम का कार्य क्या था। और अगर जाइलम के बारे में देखा जाए तो जाइलम की कोशिका जो होता है मेरे प्यारे बच्चा जी, वह इस जाइलम की कोशिका क्या होता है, वो कोशिका मृत होता है। और देखिए हालांकि चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा मेरे प्यारे बच्चा जी, इसलिए हम लिख के ही बताते हैं अच्छे से। चलिए जाइलम और फ्लोएम यह पढ़ रहे हैं परिवहन किसमें, तो पेड़ पौधे में। जो पेड़ पौधे में परिवहन की क्रिया होती है वह किसके रूप में होती है, तो जाइलम और फ्लोएम के रूप में होती है। तो जाइलम को पहले पढ़ेंगे कि जाइलम क्या है या किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन होता है। तब उसके बाद हम लोग फ्लोएम को पढ़ेंगे कि फ्लोएम में क्या क्या होता है, क्या तरह का घटना घटता है। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं किसको, जाइलम को। जाइलम क्या है या किसे कहते हैं, तो समझिए मेरे प्यारे बच्चा जी। देखिए क्या लिखे हैं कि जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है। अब देखिए क्या बोलता है, संवहन उत्तक होता है जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। मतलब यह जो संवहन कर रहा है वह किसका संवहन कर रहा है, तो जल एवं क्या, जल एवं खनिज जल एवं खनिज लवण को क्या करता है, संवहन कर रहा है। संवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा है, पहुंचाने का काम होता है। जाइलम की कोशिका मृत होती है
जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। यानी कि सर इसको समझिएगा अच्छे से कि यहाँ जो बोल रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर होती है। मान लीजिए यह पेड़ है तो यह निचली स्तर हो गया। मान लीजिए यहाँ से जड़ है, मूल रोम के द्वारा क्या होता है, मूल रोम के द्वारा जल का शोषण होकर जाइलम क्या करता है, पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। यानी कि नीचे से ही ऊपर हो रहा है, इसलिए इसमें गति जो होती है वह गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। अब अगला देखिए क्या पॉइंट बोलता है फ्लोएम क्या है। फ्लोएम क्या है तो समझिए इसको क्या बोलते हैं। बोलता है कि फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाना होता है। यह किसका संवहन कर रहे हैं, तो यह भोजन का संवहन कर रहे हैं। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है, फ्लोएम की गति सभी दिशाएं में होती है। यानी कि इसमें जो पेड़ पौधा में जो खाना पहुंचाने का यानी कि भोजन जो पहुंचाने का काम होता है वह इधर भी सभी दिशा में क्या होता है, भोजन पहुंचाने का काम होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए मेरे प्यारे बच्चा जी कि भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आंसर खट से बताइएगा कि सर भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। जल का परिवहन कौन करता है, तो सर जल का परिवहन मतलब संवहन यह करता है, जाइलम करता है। तब यह दोनों में क्या करेंगे, अंतर को जानेंगे। तब इसके बाद फिर हम लोग अच्छे से अपने यानी कि नस के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा वाष्प उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोनों में अब अंतर देखते हैं। जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर लिखें। जाइलम और फ्लोएम ऊतक में क्या लिखें, अंतर लिखें। आइए हम एक एक करके अंतर को देखते हैं। फर्स्ट है किसका, जाइलम का हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट तो एक एक परिभाषा दोनों का अंतर हो गया कि सर वह क्या करता है, भोजन पहुंचाने का काम करता है और यह जल और खनिज लवण पहुंचाने का काम करता है। तो देखिए हम क्या लिखे हैं कि यह एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाना होता है। जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, जल पहुंचाना होता है। अब इसका देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जाइलम की कोशिका मृत होती है। जाइलम की कोशिका कैसा होता है, तो सर जाइलम की कोशिका मृत होती है। अगला देखिए क्या लिखे हैं कि जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होता है। उसका जो दाब होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। सर चौथा पॉइंट, जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होता है। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होता है, जिसके कारण इसका दाब पूरा का पूरा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अगला देखिए क्या बोलते हैं, जल खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य करता है। जल और खनिज लवणों को क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, जाइलम। यह जाइलम के बारे में पॉइंट था मेरे प्यारे बच्चा जी। अब देखिए फ्लोएम का पॉइंट को हम लोग अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट है क्या बोलता है कि यह एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है। संवहन ऊतक मतलब किसको लेके जाने का काम कर रहा है, तो यहाँ देखिए भोजन को, तो जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है। फिर देखिए क्या बोलता है फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। फ्लोएम की कोशिका कैसा होता है, तो फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। फिर फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। इसका दाब क्या होता है, धनात्मक होता है। फ्लोएम की गति सभी दिशा में होती है। फ्लोएम की जो गति है वह सभी दिशा में क्या होती है, सभी दिशा में होती है। फिर अगला बोलता है कि फ्लोएम के ऊतक को वाष्ट कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चा जी, बोलेगा कि किसके ऊतक को वाष्ट कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सर फ्लोएम के ऊतक को वाष्ट कहा जाता है और इसके ऊतक को दारू कहा जाता है। इसके ऊतक को क्या कहा जाता है, दारू, पीने वाला दारू नहीं इसके ऊतक को क्या, दारू कहा जाता है। चलिए अब हम लोग वाष्प उत्सर्जन को पढ़ेंगे बहुत डिटेल से मेरे प्यारे बच्चा जी। और जो भी इस चैनल पे होंगे न्यू सब स्टूडेंट या जो भी छात्र देखते होंगे तो जरूर हाथ जोड़ के विनती है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे
चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी, अब देखिए वाष्पोत्सर्जन जो कि पूरा डिटेल से लिख दिए हैं। किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से नहीं बनेगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, यानी कि पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे किसको, वाष्पोत्सर्जन को। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हैं। चलिए वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, पहले इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अच्छे से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, बोलता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों यानी कि स्टोमाटा, यानी कि रंध्रों का स्पेलिंग क्या हो गया, रंध्र का स्टोमाटा, रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या बोले हम, पौधों के वायवीय भाग से जल का रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। यह क्रिया जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, यह मुख्य रूप से किसमें होती है, तो याद रखिएगा कि यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। जो मेरे प्यारे बच्चा जी, जो पेड़ रहते हैं उसके जो पत्ते में छोटे छोटे छिद्र जो रहते हैं, उसी छिद्र को रंध्र कहते हैं। यह रंध्र का ही इंग्लिश हो गया क्या, स्टोमाटा। तो याद रखिएगा कि वही रंध्र के द्वारा ही वाष्प का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। अब देखिए क्या बोलता है कि स्टोमाटा कहते हैं पौधे के जड़ से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा प्रभावित होती है, यानी कि पौधों के जड़ से लेकर के चोटी तक लगातार जल की क्या होती है, धारा बहती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा प्रभावित होती है। बोलता है यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। यह जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, तो यह क्रिया होने के बाद वह पेड़ पौधे में तापक्रम यानी कि ताप का संतुलन बना रहता है। याद रखिएगा इसको अच्छे से कि तापक्रम का संतुलन बना रहता है। बोलेगा ताप का संतुलन किसके द्वारा बना रहता है, तो याद रखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बना रहता है। अब देखिए जैसे एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल इस क्रिया से छोड़ता है। इस क्रिया से मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से याद रखिएगा कि जो मकई का पौधा है, मकई का जो मेरे प्यारे बच्चा जी जो पौधा है, वह एक दिन में जो जल को त्यागता है, वह यानी कि जल का वाष्पोत्सर्जन जो करता है, वह कितना से कितना लीटर, तो याद रखिएगा 3 से 4 लीटर। 3 से 4 लीटर क्या करता है, वह जल को निष्कासित करता है। अगला देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि जबकि एक सेब का पौधा इतने ही अंतराल में 10 से 20 लीटर जल निष्कासित करता है। एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल को वाष्पोत्सर्जित के द्वारा 1 घंटा से कम समय में निकाल सकता है। औसत एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के करीब 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जन करता है। यानी कि याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चा जी, अगर सेब के बारे में बोला जाए तो याद रखिएगा जो सेब का पौधा है वह कितना लीटर जल को वाष्पोत्सर्जित करता है, तो 20 लीटर जल को उत्सर्जित करता है। और अगर बोलेगा मकई का पौधा, तो मकई का पौधा याद रखिएगा कि जो मकई का पौधा है वह एक दिन यानी कि प्रतिदिन 3 से 4 लीटर क्या करता है, वह जल को वाष्पोत्सर्जन करता है। यानी कि सर जो पेड़ पौधा में रंध्रों के द्वारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा जी, जल का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। जल का अगर वाष्पोत्सर्जन होगा उसे ही क्या कहेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चा जी बोलेगा वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो ऐसे बोलिएगा कि सर पेड़ पौधा में
पत्ती के रंध्रों के द्वारा ही जल का निष्कासन होना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। बोलेगा स्टोमाटा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चा जी, बोलिएगा कि पेड़ में सर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। बोलेगा कि सेब का पौधा एक दिन में कितना लीटर जल को त्यागता है, यानी कि वाष्प उत्सर्जन करता है? तो याद रखिएगा कि सेब का जो पौधा है वह 10 से 20 लीटर एक दिन में वाष्प उत्सर्जन जल करता है। अगर कोई पत्ती है मेरे प्यारे बच्चा जी, जो पेड़ का पत्ता है, वह जहां 50 ग्राम जहां वह ओजन रहेगा तो वह क्या करता है, 50 का दुगुना, यानी कि पत्ता अपने भार के दुगुना क्या करता है, जल को वाष्प उत्सर्जन करता है। तो आई होप कि वाष्प उत्सर्जन आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चा जी। तो जो भी इस चैनल पे होंगे, हाथ जोड़ के विनती है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा जी। मिलेंगे अगले टॉपिक में। चलिए आज इतना ही।